हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। भारत में केचुए की खाद बनाने के लिए उत्तम जाति है। फर्स्ट ऑप्शन है पेरीटिमा पोस्टुमा, सेकेंड ऑप्शन है पेरीटिमा इनलोगेटा, थर्ड ऑप्शन है आइसिनिया फोइटिडा, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बात करते हैं कि केचुए की, तो केचुए की दो प्रजातियां होती हैं। एक तो होता है जिसको हम लोग एपेजिक बोलते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग एपेजिक बोलते हैं, और जो सेकंड होता है उसको हम लोग एंडजिक बोलते हैं। फर्स्ट है तो उसको हम लोग एपेजिक, और जो सेकंड होता है उसको हम लोग एपेजिक बोलते हैं। तो बात कर लेते हैं एपेजिक की। तो जो एपेजिक मतलब केचुए होते हैं वो मिट्टी में लगभग 1 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो होता है ये मतलब जो कार्बनिक पदार्थ होता है ये 90% कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं, और 10% ये मिट्टी को खाते हैं। अब बात कर लेते हैं एंडजिक की। तो जो एंडजिक टाइप के केचुए होते हैं ये मिट्टी में 3 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। और जो ये होते हैं ये सॉयल जो खाते हैं ये 90% सॉयल को खाते हैं, और 10% जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि मतलब सबसे अच्छी जो मतलब केचुए की खाद होती है वो किस केचुए की प्रजाति से प्राप्त होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी पेरीटिमा पोस्टुमा जो होती है इससे हमें सबसे अच्छी खाद प्राप्त होती है। इस स्पीसीज से जो सबसे अच्छी खाद प्राप्त होती है वो पेरीटिमा पोस्टुमा से प्राप्त होती है। और केचुए में जो हम लोग देखते हैं कि जो केचुआ गुलाबी या फिर लाल कलर का होता है उसी को हम लोग पेरीटिमा पोस्टुमा बोलते हैं। एक खाद बनाने के लिए सबसे उत्तम जाति होती है। अगर बात करते हैं एंडजिक, जो काले केचुए होते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं, वो मिट्टी में 3 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। उनसे खाद तो बनता है लेकिन उतना अच्छा नहीं बनता है जितना कि पेरीटिमा पोस्टुमा से बनता है। ये जो काले केचुए होते हैं ये मतलब जल निकास के लिए मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। यानी भारत में केचुए की खाद बनाने के लिए जो उत्तम जाति होती है वो ए यानी पेरीटिमा पोस्टुमा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। केचुए की खाद का टर्न ओवर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 100%, सेकेंड ऑप्शन है 50%, थर्ड ऑप्शन है 75%, फोर्थ ऑप्शन है 85%। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग टर्न ओवर की, तो अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं टर्न ओवर की, तो क्या होता है इसमें कि अगर हम लोग 100 kg गोबर यानी 100 किलो गोबर की खाद को केचुओं के द्वारा डिकम्पोज कराया जाए, अगर हमारे पास 100 किलो गोबर की खाद है और उसको हम केचुओं के द्वारा डिकम्पोज कराते हैं यानी अपघटन कराते हैं उनका, तो हमें कितनी खाद मिलती है, इसी को हम लोग टर्न ओवर बोलते हैं। तो बात कर लेते हैं कि जो केचुए यानी एक केचुए का जो वजन होता है, अगर बात करते हैं एक केचुए की, तो उसका जो वजन होता है वो 1 ग्राम होता है। यानी एक केचुए का जो मतलब वजन होता है वो 1 ग्राम होता है। तो 1000 केचुए जो हो गए, 1000 केचुए का मतलब जो वजन होता है वो 1 kg होता है। तो 1 kg मतलब केचुए जो होते हैं वो एक दिन में लगभग 5 kg मतलब वेस्ट यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको डिकम्पोज करते हैं। तो क्या होता है कि 1000 केचुए जो होते हैं उनसे जो गोबर की खाद हम बनाते हैं, तो अगर हम केचुओं को 1000 किलो गोबर की खाद देते हैं तो उससे जो वो खाद तैयार करते हैं वो 750 kg खाद तैयार करते हैं। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि केचुए की खाद का जो टर्नओवर होता है तो वो कितना होता है, तो यहाँ पे जो टर्नओवर होता है वो 75% होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, सॉरी सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पचास kg बीजों को उपचारित करने के लिए कितने एजटोबैक्टर की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 kg, सेकेंड ऑप्शन है 2 kg, थर्ड ऑप्शन है 200 ग्राम, फोर्थ ऑप्शन है 500 ग्राम। तो बात करते हैं यहाँ पे पहले एजटोबैक्टर की। तो जो एजटोबैक्टर होता है ये एक बायो फर्टिलाइजर होता है। इसका जो काम होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है, यानी ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है या स्थिरीकरण करता है। ये मृदा में पाया जाता है और ये फ्री लिविंग में पाया जाता है।
ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, यानी स्वतंत्र प्रकार से ये मृदा में पाया जाता है। तो यहाँ पे बात की जा रही कि जो 50 केजी मतलब बीज जो है उसको उपचारित करने के लिए कितने एजिटोबैक्टर की आवश्यकता होती है। तो हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो एजिटोबैक्टर होते हैं इनके मतलब 200 ग्राम, 1 किलो, 500 ग्राम, इन सब के मतलब पैकेट आते हैं। तो लेकिन जो सबसे स्टैंडर्ड पैकेट माना जाता है वो 200 ग्राम का माना जाता है। तो यहाँ पे जो मतलब 50 केजी बीज होते हैं कि उनको उपचारित करने के लिए हमें लगभग 200 ग्राम की मतलब एजिटोबैक्टर की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सॉरी यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो 1 केजी होगा। यानी मतलब हम लोग को जो 50 केजी बीज हैं उसको उपचारित करने के लिए जो एजिटोबैक्टर की आवश्यकता होती है वो 1 केजी एजिटोबैक्टर की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, 1 केजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। यानी जहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है, वहाँ पे कौन सा मतलब ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेजरेंकिया, सेकेंड ऑप्शन है एजोस्पाइरलम, थर्ड ऑप्शन है एनाबिना, फोर्थ ऑप्शन है कोलेस्ट्रीडियम। तो बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो कोलेस्ट्रीडियम करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में पूर्ण उर्वरक है। फर्स्ट ऑप्शन है अमोनियम पोटेशियम, सेकेंड ऑप्शन है अमोनियम फास्फेट, थर्ड ऑप्शन है डीएपी, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो पूर्ण उर्वरक होते हैं वो ऐसे उर्वरक जिनमें प्राइमरी तत्व पाए जाते हैं। यानी प्राइमरी तत्व क्या क्या होते हैं, एनपीके जो होते हैं ये प्राइमरी तत्व होते हैं। और ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें इन तीनों का मतलब कंपोजिशन होता है उसी को हम लोग कंप्लीट फर्टिलाइजर या पूर्ण उर्वरक बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुई है, फास्फेट यहाँ पे आगे होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं अमोनियम पोटेशियम फास्फेट की, तो यहाँ पे अमोनियम के रूप में नाइट्रोजन है और पोटेशियम के रूप में के है और फास्फेट के रूप में पी है। बात कर लेते हैं अमोनियम फास्फेट की, तो यहाँ पे अमोनियम के रूप में एन है और फास्फेट के रूप में पी है। तो यहाँ पे ये पूरे मतलब जो होते हैं प्राइमरी उर्वरक यहाँ पे पूरे नहीं हो रहे हैं। बात करते हैं डीएपी में, तो डीएपी में अमोनियम के रूप में नाइट्रोजन है और फास्फेट के रूप में जो है वो पी है। तो यहाँ पे भी पूरे नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि निम्न में से पूर्ण उर्वरक कौन है। तो यहाँ पे जो अमोनियम पोटेशियम फास्फेट होता है ये पूर्ण उर्वरक होता है, क्योंकि इसमें प्राइमरी तत्व तीनों में प्राइमरी तत्व पाए जाते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। गोभी का खोखला तना रोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन की अधिकता, सेकेंड ऑप्शन है बोरान की कमी, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन की कमी, फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी दोनों। तो जो गोभी का खोखला तना रोग हो जाता है वो किसकी कमी से होता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है, जब नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है तब भी गोभी का खोखला तना रोग होता है, और बोरान की जब कमी होती है तो मतलब गोभी में जो खोखला तना रोग होता है तब भी ये रोग हो जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए एंड बी दोनों होगा। यानी नाइट्रोजन की अधिकता और बोरान की कमी के कारण गोभी का खोखला तना रोग होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आलू के लिए उपयोगी पोटास उर्वरक है। फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, सेकेंड ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो आलू होता है इसके लिए मतलब उपयोगी पोटास कौन सा होता है। अगर बात करते हैं हम लोग पोटास उर्वरक की,
तो एक क्या होता है, अपने इंडिया में पोटास का मतलब निर्माण नहीं होता, यानी पोटास अपने इंडिया में बनाया नहीं जाता। इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग इम्पोर्ट करते हैं यानी आयात करते हैं। तो जो मतलब पोटास क्या होता है, जो हमें सबसे सस्ता और अच्छा होता है, तो उसका यूज हम लोग अपने खेतों में करते हैं। तो यहाँ पे जो होता है पोटेशियम सल्फेट, यानी पोटेशियम सल्फेट जो होता है, इसको हम लोग K2SO4 बोलते हैं। तो K2SO4 में जो पोटेशियम की मात्रा होती है वो 50% होती है। तो ये जो होता है आलू के लिए सबसे उपयोगी पोटास उर्वरक माना जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी पोटेशियम सल्फेट जो होता है वो आलू के लिए सबसे उपयोगी पोटास उर्वरक माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पर्णहरित का मुख्य भाग है, फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीज, सेकेंड ऑप्शन है मैग्नीशियम, थर्ड ऑप्शन है जिंक, फोर्थ ऑप्शन है आयरन। तो जो पर्णहरित का मुख्य भाग होता है वो मैग्नीशियम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है, यानी पौधों में जो वानस्पतिक वृद्धि होती है उसको कौन सा एलिमेंट बढ़ाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकेंड ऑप्शन है पोटास, थर्ड ऑप्शन है फास्फोरस, फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो वानस्पतिक वृद्धि करता है पौधों में वो नाइट्रोजन करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जड़ों की वृद्धि करने वाला तत्व है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है पोटास, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम, फोर्थ ऑप्शन है फास्फोरस। तो जो जड़ों की मतलब वृद्धि करता है वो कौन सा होता है। तो इसके पहले वाले में हम लोग देखें कि मतलब पौधों की जो मतलब वानस्पतिक वृद्धि करता है वो नाइट्रोजन होता है। यहाँ पे बात की जा रही है कि जड़ों की वृद्धि कौन सा एलिमेंट या कौन सा तत्व करता है। तो जो फास्फोरस होता है ये पौधों में जड़ों की वृद्धि करता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगर बात करते हैं कि जो पौधे होते हैं इनमें जो वानस्पतिक वृद्धि और जड़ों में जो वृद्धि होती है इनको मजबूती कौन प्रदान करता है, तो इनको जो मजबूती प्रदान करने का काम करता है वो पोटास होता है। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि जड़ों की वृद्धि की, तो जड़ों की जो वृद्धि करने वाला तत्व होता है वो फास्फोरस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तिलहनी फसलों में तेल की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाता है, फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकेंड ऑप्शन है सल्फर, थर्ड ऑप्शन है फास्फोरस, फोर्थ ऑप्शन है पोटास। तो जो तिलहनी फसलें होती हैं उनमें जो तेल की परसेंटेज मात्रा होती है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग किस तत्व को मतलब खेत में डालते हैं या किस तत्व को देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। जो तिलहनी फसलें होती हैं उनमें जो तेल का प्रतिशत मात्रा होता है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग सल्फर का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पौधों का बौनापन किस पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है, फर्स्ट ऑप्शन है फास्फोरस, सेकंड ऑप्शन है बोरान, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम और फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो अगर बात करते हैं कि जो पौधे का बौनापन होता है इसको हम लोग स्टारबेशन रोग भी बोलते हैं, यानी पौधे में जो बौनापन होता है इसको हम लोग स्टारबेशन डिजीज भी बोलते हैं। तो यह किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी इसमें जो पौधों में बौनापन होता है वो नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो पौधों की वानस्पतिक वृद्धि होती है वो नाइट्रोजन की, जब मतलब पौधों में नाइट्रोजन की अधिकता होती है तो पौधों में क्या होता है, जो वानस्पतिक वृद्धि यानी वेजिटेटिव ग्रोथ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब पौधों में मतलब नाइट्रोजन तत्व की कमी हो जाएगी तो अपने आप पौधों को मतलब जो वेजिटेटिव ग्रोथ यानी वानस्पतिक वृद्धि होगी वो अपने आप कम हो जाएगी, तो पौधा क्या हो जाएगा, उसमें बौनापन हो जाएगा।
तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी नाइट्रोजन की कमी से पौधों का बौनापन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फसलों के गिरने की समस्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है पोटास की कमी, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन की अधिकता, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन की कमी, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त ए एंड बी दोनों। तो जो फसलों की गिरने की समस्या होती है वो किससे होती है, इसलिए बात करते हैं अगर पोटास की कमी, तो पोटास क्या होता है, पौधों में मजबूती प्रदान करता है। और बात करते हैं नाइट्रोजन की अधिकता, तो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, यानी वानस्पतिक वृद्धि जो होता है वो पौधों में बहुत ज़्यादा होता है। तो जब पोटास की कमी हो जाएगी तो यानी जो मजबूती होगी वो कम हो जाएगी, और नाइट्रोजन की जब अधिकता हो जाएगी तो वानस्पतिक वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे क्या होगी उसकी जो मतलब स्टेम यानी तने और जो गांठें होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगी। इससे क्या होता है, फसलों की गिरने की समस्या होती है। इसलिए इसका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों होगा, क्योंकि पोटास की कमी यानी पोटास की कमी जब होता है तो पौधों में जो मजबूती होती है वो कम हो जाती है, और वानस्पतिक वृद्धि जब ज़्यादा हो जाता है तो अपने आप पौधे की मतलब जो स्टेम होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे बड़ी आसानी से फसल गिर जाते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी ए एंड बी दोनों के कारण फसलों में गिरने की समस्या होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। विटामिन थायमिन व बायोटिन बनने में सहायक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मॉलिबेडनम, सेकंड ऑप्शन है सल्फर, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम, फोर्थ ऑप्शन है बोरान। तो बात कर लेते हैं कि जो विटामिन होता है इसमें थायमिन जो होता है, थायमिन को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन B1 बोलते हैं, और जो बायोटिन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, B7, यानी बायोटिन को हम लोग B7 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विटामिन थायमिन व बायोटिन बनने में सहायक होता है। तो ये जो सल्फर होता है ये विटामिन थायमिन व बायोटिन बनने में सहायक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अगर बात कर लेते हैं विटामिन ए के लिए, तो जो विटामिन ए होता है उसके बनने में जो हेल्प करता है वो कॉपर करता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी सल्फर जो है वो थायमिन और बायोटिन बनने में सहायक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर, सेकंड ऑप्शन है बोरान, थर्ड ऑप्शन है मॉलिबेडनम, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम। तो जो पौधे होते हैं उनमें जो कोशिका भित्ति होती है उसका निर्माण कौन सा तत्व करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, कैल्शियम जो होता है वो कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर।